नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इतिहास की क्लास में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को गुलाम वंश के बारे में बताया था। गुलाम वंश को, और ये जो अंत था वो किसके द्वारा होता है? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा होता है। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक होगा वो कौन होगा? शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स बहुत ही कम अवस्था में शासक बनता है, यानी कि उसकी मात्र अवस्था कितनी होती है? 3 से 4, लगभग 3 से 4 वर्ष का होता है। और उसका जो सेनापति होता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी थी, उसे कपड़े में लपेट करके यमुना जी में दफन कर दिया था। और एक नए वंश की स्थापना होती है जिसका नाम होता है खिलजी वंश या खलजी वंश। तो आइए दोस्तों, हम बताते हैं कि खलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा होती है और उसके कौन कौन से शासक होते हैं। तो पहले हम का नाम गुलाम वंश के जो कुछ शासक हैं उनके बारे में आपको रफली बता देता हूँ। मैंने पिछली क्लास में क्या क्या आप लोगों को पढ़ाया था। जैसे मैंने बताया, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा होती है बेटा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद होती है। उसके बाद मैंने बताया था दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। उसके बाद मैंने बताया था कि तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसके द्वारा होता है? तो इल्तुतमिश के द्वारा होता है। मैंने फिर बताया था कि चांदी का टंका, तांबे का जीतल किसके द्वारा चलाए जाते हैं? तो इल्तुतमिश के द्वारा चलाया। भारत में मकबरा मकबरा बनाने का काम, निर्माण का काम सबसे पहले किसके द्वारा किया जाता है? इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है। फिर मैंने बताया था इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में कौन आएगा? तो रजिया सुल्तान के बारे में बताया था। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासक थी। ठीक, पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासक थी। उसके बाद मैंने बताया था कि रजिया सुल्तान ने और क्या किया था? गैर तुर्की चहलगानी का, तुर्कान ए चहलगानी यानी कि गैर तुर्की चालीसा का गठन किया था। मैंने बताया था बलबन के बारे में। बलबन ने कौन कौन सी प्रथाएं चलाई थी? एक तो क्या नाम है, सिजदा और पोस की प्रथा चलाई। उसके बाद में नौरोज प्रथा उसी के द्वारा चलाई गई। उसी के द्वारा आप लोगों को मैंने बताया था कि जो तुर्कान ए चहलगानी का विनाश है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो बलबन के द्वारा किया जाता है। और यानी कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था बेटा? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स था। इसका शासन कब से कब तक रहेगा? तो 1287 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक। 1290 ईस्वी तक इसका शासन रहेगा बेटा। 1290 ईस्वी तक। आज जो मैं बताऊंगा वो आप लोगों को खिलजी वंश के बारे में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं, खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहेगा? खिलजी या खलजी वंश। ठीक, तो खलजी और खिलजी वंश कब से प्रारंभ होता है? तो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। ठीक, अब देखिए कि इसके संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक बेटा कौन थे? संस्थापक तो जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी जो थे, इसका शासनकाल कब से कब तक रहेगा? तो 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक। 1290 ईस्वी से 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी के बीच में रहेगा, यानी कि लगभग 6 साल तक इसका शासन रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं कि इसे और किस। जलालुद्दीन खिलजी था दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक था। दिल्ली सल्तनत का अगर पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बुजुर्ग कह लीजिए या वृद्ध कह लीजिए, ओल्डेस्ट कह लीजिए, कौन सा शासक था? तो दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का
सबसे वृद्ध शासक शासक था। ज्यादा नहीं इसकी उम्र थी, बट थोड़ी सी थी, है, हमसे भी छोटा था। ठीक, क्या था, लगभग 87 वर्ष। ठीक, हाँ, लगभग 87 वर्ष ठीक है, हमसे भी थोड़ा छोटा ही था। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक कौन था, तो ये जलालुद्दीन खिलजी था। और आगे चलिए कि इसने दिल्ली सल्तनत में जब ये गद्दी पर बैठा तो बड़ा विरोध का सामने करने के डर की वजह से इसने अपना क्या किया, एक जैसे इसने शमसुद्दीन कीमर्स की हत्या की, तो इसके कहीं जनता वहां भड़क ना जाए, विद्रोह ना कर दे, इसके डर से इसने दिल्ली के पास में एक किलो खरी नामक स्थान का एक नगर बसा दिया। ठीक, तो इसने दिल्ली के पास किलो खरी, इसी को कहा जाता किलो गड़ी, किलो गड़ी नामक नगर बसाया। नगर बसाया, नगर बसाया। ठीक, और जब इसने किलो खरी नामक एक नगर बसाया तो वहीं पर क्या किया, इसने किलो खरी को ही अपनी राजधानी बनाया। इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाई। किलो खरी को क्या किया इसने, अपनी राजधानी बना ली बेटा। अब जब राजधानी बना, किसके डर से, यानी कि कहीं गुलाम वंश के जो उत्तराधिकारी थे वो और वहां की जनता के बीच में कहीं विद्रोह ना हो जाए, हमारा विद्रोह ना करने लगे हैं, आतंक का माहौल ना हो जाए, इसकी डर से उसने क्या किया कि किलो खरी में जाकर के रह गया और 5-6 महीने तक वहीं रहा। वहीं को अपनी क्या बना ली इसने, राजधानी बेटा बना ली। तो किलो खरी की राजधानी बना ली। ये क्या थी, यह दिल्ली सल्तनत की तीसरी राजधानी थी। ये दिल्ली सल्तनत में 6 राजधानियां बनेगी बेटा। तो दिल्ली सल्तनत की है, पूछ लिएगा कि दिल्ली सल्तनत की तीसरी राजधानी कौन सी थी, या दिल्ली सल्तनत की तीसरी राजधानी को अगर ऐसे पूछेगा तब तो आप आंसर दे दोगे कि जलालुद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में राजधानी कहाँ बनाई थी, तो आप आंसर आसानी से दे दोगे। जब आपको ये पूछ लेगा कि दिल्ली सल्तनत की तीसरी राजधानी कौन सी थी, तब दिक्कत होगी बेटा। तो इसने यानी दिल्ली सल्तनत की यह तीसरी राजधानी थी। दिल्ली सल्तनत की यह तीसरी राजधानी थी। ठीक, अब देखो मैं तीनों राजधानी अभी तक आप लोगों को बता दें कि कौन कौन सी राजधानी थी दिल्ली से। देखो, दिल्ली सल्तनत की राजधानी, दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत की राजधानी, पहली कौन सी थी, तो याद रखना पहली कौन सी थी, लाहौर। ये किसने बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक, ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। उसके बाद में दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो दूसरी राजधानी थी दिल्ली। दूसरी राजधानी कौन सी थी, दिल्ली। ठीक, ये दिल्ली किसके द्वारा बनाई जाती है, तो इल्तुतमिश के द्वारा बनाई जाती है। दिल्ली
इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की तीसरी राजधानी, अभी 3 राजधानियां पढ़ाएंगे और भी आगे। तीसरी राजधानी कौन सी थी? तो दिल्ली सल्तनत की तीसरी राजधानी कौन सी थी? किलो खरी। ठीक, किलो खरी, किलो खरी। और ये किलो खरी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि दिल्ली सल्तनत का जो क्या नाम है, खिलजी वंश का जो संस्थापक था उसे जलालुद्दीन खिलजी कहा गया। तो जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक, क्योंकि इस खल्ज का मतलब खल्ज प्रदेश से आए थे, इसी वजह से इनका नाम क्या लिखते थे ये लोग? खिलजी लिखते थे या खलजी लिखते थे। ठीक, तो ये खल्ज का मतलब होता है गर्म प्रदेश। हेमनंद ईरान इराक में पड़ती है हेमनंद नदी, उसी के उस पार के लोगों को क्या कहा जाता था? खल्ज प्रदेश कहा जाता था। वहीं से ये लोग आए हुए थे, इसी वजह से इनको क्या कहा गया? खलजी कहा गया। ठीक, तो खलजी वंश की स्थापना इनके द्वारा की जाती है, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक, ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक, अब इनके कुछ ज्यादा लंबा इनका शासन रहा ना, इनकी जो हत्या हुई थी वो उसी के दामाद और भतीजे ने की थी। और दामाद और भतीजा कौन था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। बेटा क्या था? अलाउद्दीन। इतिहास में इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से आक्रमण किए थे और क्या उसके कार्य। उसने बहुत लंबा शासन इसने किया था, समझे? यानी कि 1296 से लेकर के 1316 तक इसका शासनकाल रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं कि इसकी मृत्यु जो होती है वो कैसे होती है। मृत्यु यानी कि एक चीज और लिख लेना, इसने जो है अपने शासनकाल को बहुत ही अच्छे ढंग से, यानी कि ज्यादा आतंक नहीं मचाया, कोई ज्यादा फेरबदल नहीं किया था। जैसा गुलाम वंश में चल रहा था वैसे ही सब चलने दिया। एक सिर्फ इसने अपने शासनकाल में अपशिष्ट काम किया है, हिंसक कार्य किया। वो था एक सन्यासी संत था, जिसका नाम था, सूफी संत था, जिसका नाम था, क्या नाम है, सिद्धि मौला। सिद्धि मौला एक फकीर था। फकीर जो था उसके साथ में इसने अशिष्ट का व्यवहार किया था, हाथियों के तले इसने कुचलवा दिया था। और इसके शासनकाल को में और कोई ऐसी घटना नहीं जो आप लोगों के इतिहास में बताई जाए। ठीक, तो आइए बताते हैं कि मृत्यु। जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु हत्या से। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हत्या उसी के दामाद व भतीजा अलाउद्दीन खिलजी खिलजी ने 1296 ईस्वी में की। इसके बारे में आप लोगों को बता दें कि इसका कारण क्या रहा था कि देवगिरी पर बेटा 1294 में अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का सूबेदार था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का सूबेदार था? अलाउद्दीन खिलजी जो कहाँ का सूबेदार था? अलाउद्दीन खिलजी अवध का सूबेदार था। सूबेदार था। और जब ये अवध का सूबेदार था तो इसने क्या किया कि 1294 ईस्वी में 1294 ईस्वी में इसने क्या किया? देवगिरी पर आक्रमण किया। देवगिरी पर आक्रमण किया बेटा। और जब देवगिरी पर आक्रमण किया, वहां का जो शासक था
वो था राजा रामचंद्र देव। राजा रामचंद्र देव। और यादव वंशीय था, यादव वंशी था। इस पर जब आक्रमण किया, इसे अकूत धन दौलत प्राप्त हुआ बेटा, अकूत धन दौलत प्राप्त हुआ और इसकी और लालसा बढ़ गई। तब क्या किया इसने, जब ये दिल्ली सल्तनत के काल में यानी कि दक्षिण भारत में होने वाला पहला आक्रमण था। यह कैसा आक्रमण था? दक्षिण भारत में होने वाला पहला आक्रमण था। दक्षिण भारत में होने वाला पहला आक्रमण था, वो किसके द्वारा किया जाता? अगर ये आप लोगों से पूछे दक्षिण भारत में पहला किसने आक्रमण किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी आएगा। अगर ये पूछ लेगा कि दक्षिण भारत में सबसे पहला आक्रमण किसके शासन काल में हुआ, तो बेटा आंसर बदल जाएगा। तो दक्षिण भारत में होने वाला पहला आक्रमण, ऐसे लिख लेते हैं नोट करके, दक्षिण भारत में होने वाला पहला आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक, दक्षिण भारत में होने वाला पहला आक्रमण कौन था, किसके द्वारा किया था? व्यक्ति कौन, किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बेटा कब किया था? तो ये किया था 1294 ईस्वी में। 1294 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। कहाँ किया था ये भी याद रखना। तो कहाँ किया था इसने? देवगिरी पर। देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता, तो देवगिरी पर आक्रमण किया था। और देवगिरी का शासक कौन था? तो हमने अभी बताया राजा रामचंद्र देव। राजा रामचंद्र देव के विरुद्ध इसने किया था। वहीं से इसे अकूत धन दौलत प्राप्त होता है और ये ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ठीक, तो ये था। अब वहीं पर नोट में दूसरी बात अगर आपसे पूछ ली जाए कि दक्षिण भारत पर आक्रमण दक्षिण भारत पर होने वाला पहला आक्रमण किसके शासन काल में हुआ? ठीक, दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण किसके शासन काल में हुआ? ठीक, तो किनके शासन काल में होता है? तो ये किसके शासन काल में होता है? तो ये होता है बेटा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के शासन काल में। ठीक, याद रहेगा आप लोग हैं। अब इसकी मृत्यु की बात बता दें, समझे। जब 1296 में इसने दोबारा फिर से इसकी लालसा बढ़ गई, देवगिरी पर इसने फिर से अटैक करता है। तो देवगिरी पर जब करता, पहली बार जब किया था इसने, तो जलालुद्दीन खिलजी को बता करके किया था जाकर के आक्रमण। दोबारा करेगा तो चुप्पा चोरी करेगा जा करके, तो पता ना चले और हम और भी धन दौलत लूट के ला लें। तो वहीं पर क्या किया, जब इसे जलालुद्दीन खिलजी को बेटा पता चल जाता है कि ये आक्रमण करने वहां गया है और बहुत सारे धन दौलत लाया है, तो ये और ज्यादा पावरफुल हो जाए, हो सकता है कि हमारी जान भी चली जाए इसमें। तो इस चक्कर में उसने क्या किया, मगर इसने षड्यंत्र के माध्यम से इसने कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना दिया। पहले अवध का था, अवध में कड़ा मानिकपुर में मलिक छज्जू था, यानी कि बलबन का भतीजा था। उसके विद्रोह को दबाया, जब दबाने के लिए गया तो वहीं का दबा दिया। उसके बाद में उसे कड़ा मानिकपुर भी दे दिया गया, तो अवध का भी हो गया, कड़ा मानिकपुर का भी हो गया। तो कड़ा मानिकपुर में ही इसकी हत्या की जाती है जलालुद्दीन खिलजी की। ठीक, तो इलाहाबाद के पास में पड़ता है काड़ा मानिकपुर, तो वहां पर इसकी हत्या की जाती है। और कौन करने वाला व्यक्ति होता, करवाता कौन है? तो अलाउद्दीन खिलजी करवाता है। करने वाले कौन होते? जो इसके दो अंगरक्षक होते हैं, एक का नाम होता है सलीम और दूसरे का नाम होता है इफ्तिकारुद्दीन हुद। इन दोनों ने
क्या मिल करके इसकी गर्दन को पूरे सर से धड़ से अलग कर दिया था और पूरे बाजार यानी कि दिल्ली की गलियों में उसे घुमाया था कि देखो तुम्हारा सुल्तान ये है हैं। तो इस तरीके से इनकी हत्या कर दी गई थी बेटा। तो आइए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिएगा, हमने बताया आप लोगों को कि खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा होती है। तो बेटा जलालुद्दीन, बड़ा छोटा, ज्यादा नहीं लिखवा रहे, ज्यादा हम आप लोगों को बता भी नहीं रहे डीप में, क्योंकि पहले हम आप बेसिक बेसिक चीजें बता रहे हैं, उसके बाद में हम इसको डीप में बताएंगे भी। तो इसके संस्थापक कौन होते हैं? जलालुद्दीन खिलजी होते हैं, ठीक। और जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 से लेकर के 1296 तक इसका शासनकाल चलता है। ये दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक था बेटा, वृद्ध शासक था, और इसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, हमने बताई थी कि मेरे से भी ये छोटा था, 87 वर्ष का था लगभग, ठीक। और उसके बाद में हमने बताया था कि इसने दिल्ली सल्तनत के पास में एक नगर बसाया था जिसका नाम था किलोखरी। किलोखरी को ही क्या किया, अपने वहां की जनता के भय की वजह से, यानी विद्रोह के डर की वजह से सामना करना पड़ेगा, इसके डर की वजह से इसने किलोखरी को एक नगर बसा दिया और वहीं पर अपनी राजधानी बना दी। और राजधानी, ये दिल्ली सल्तनत की ये तीसरी राजधानी थी, ये दिल्ली सल्तनत की बेटा तीसरी राजधानी थी है। और उसके बाद में इसने किलोखरी को ही अपनी राजधानी बना लेता है, ठीक। आगे चलते हैं। उसके बाद में आगे क्या हमने बताया इसके कि इसकी मृत्यु कैसे होती है। तो हमने मृत्यु के बारे में बताया कि इसकी हत्या की जाती है, स्वाभाविक मृत्यु नहीं इसकी होती है। इसकी हत्या उसी के दामाद और भतीजे ने की थी जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी बेटा। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या करवाई थी या करी थी। बाकी कितने कब की थी? 1296 ईस्वी में, 1296 ईस्वी में इसकी हत्या की थी। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला शासक था जिसने देवगिरी पर आक्रमण किया था, है शासक के रूप में नहीं। यानी कि दिल्ली की सल्तनत गद्दी पर कौन बैठा था? दिल्ली का सल्तनत कौन था बेटा? तो जो पूरा कंट्रोल करता था पूरा उत्तर भारत को, वो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में देवगिरी पर आक्रमण कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है। और जब देवगिरी पर आक्रमण करेगा तो वहीं से इसने बहुत सारी धन दौलत लाता है। और बाद में क्या करेगा, ये दोबारा फिर से करेगा 1296 में आक्रमण। तो यही क्या हो जाता है, बाद में 1296 में ही जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो जाती है, हत्या करवा देता है, करता है, ठीक है। तो ये 1296 में, ठीक। तो देवगिरी पर, दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण किसके द्वारा किया जाता है? व्यक्ति का नाम क्या था? जलालुद्दीन खिलजी। शासन अलाउद्दीन खिलजी। अगर शासन काल की बात करोगे तो जलालुद्दीन खिलजी का शासन पीरियड था उस समय जब देवगिरी पर आक्रमण किया गया। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई? अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो और ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो आप जरूर मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल का सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।